Hello and welcome to Maluka IAS. Let's start for today. So, first question for the day is, with reference to blockchain technology, consider the following statements. 2020 में ये क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब यहाँ से हमें इनपुट क्या लेना है कि जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ये निकालते हैं कि वहाँ से प्रीलिम के लिए एमसीक्यू सेट हो सकता है. अब उसमें भी हमें नेचर देखना है. अगर टेक्नोलॉजी आई है तो उससे किससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन या कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ पब्लिक लेजर that everyone can inspect but which no single user controls. सबसे पहले we need to know what is blockchain technology. एक emerging technology है which is a chain of some blocks. ठीक है. अब हमें जानना है वो ब्लॉक क्या होंगे. वो जो ब्लॉक होंगे वो होंगे ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स. जो ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक होंगे, अब जितना ट्रांजैक्शन वो चलता जाएगा उतने ही ये जो ब्लॉक हैं वो ऐड होते जाएंगे. दैट मीन्स इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. जितना ट्रांजैक्शंस चलेगी उतना ही ऐड होते रहेंगे और ये कोई भी स्पेसिफिक नेचर्स के से रिलेटेड नहीं होंगे. जो ये ब्लॉक होंगे इनमें बेसिकली क्या होंगी, इसमें होगी इंफॉर्मेशन. अब मुझे बताइए, टू पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट मीन्स ये जो ब्लॉक है इसकी एक्सेस वो टू पार्टीज के पास होगी. अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये यहीं एंड नहीं होती, इसके बाद भी फर्दर ट्रांजैक्शन हो सकती है. दैट मीन्स अब ये जो चेन बनी है टू ब्लॉक्स को बनाकर, इसकी एक्सेस किसके पास होगी? इसकी एक्सेस उन सभी पार्टीज के पास होगी जिनका कि स्टेक इन्वॉल्व है. अब जब इसमें स्टेक इन्वॉल्व है दैट मीन्स इस जो चेन है इसकी एक्सेस जो है जो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा उसके पास होगी. अब आता है कि ये बोल रहे हैं ये कि पब्लिक लेजर है. लेजर क्या होता है? जिसमें कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक तरीके से हम अकाउंट्स होता है जिसमें हम उन ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं. पब्लिक लेजर है, दैट मीन्स पब्लिक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होंगी. अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन थी, यस, और उसकी एक्सेस सबके पास थी जो जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे. दैट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक लेजर, यस. नेक्स्ट, एवरीवन कैन इंस्पेक्ट. यस, एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूज़र कंट्रोल. अब मुझे बताइए, जो हमने ये ब्लॉक बनाए थे इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व थी. यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, नेक्स्ट चेन बनी, वहाँ पार्टीज जो इन्वॉल्व थी. अब क्या एक सिंगल पर्सन, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन जिसने कि ये ब्लॉक ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन जिसके ट्रांजैक्शन की वजह से शुरू हुई थी, क्या सिर्फ यही कंट्रोल कर सकता है? नहीं. ये जहाँ पर इन्वॉल्व था वहाँ तक था, उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस जो चेन चली आ रही है ये फर्स्ट पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. अब जब ये उसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये बोल रहे हैं कि नो सिंगल यूज़र कैन कंट्रोल. यस, नो सिंगल यूज़र कैन कंट्रोल. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट all the data in it are about cryptocurrency only. अब आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस. जब इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है सो इट मीन्स कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी होगी? नहीं. दूसरा, हम क्या देखते हैं? द वर्ड ओनली. अब एलिमिनेशन रूल हमारा क्या कहता है? ओनली या एक्सट्रीम वर्ड्स अगर किसी स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो 90% वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, 10% राइट होती है. बस उस 10% में भी अगर हम श्योर हैं वो तभी राइट होगी.
अब ये तो इन्होंने बोला है, जब मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, सो इट इज़ क्रिप्टो करेंसी में ही होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, applications that depend on the basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. They are saying कि जो बेसिक फीचर हैं ब्लॉकचेन के, उनको हम डेवलप कर सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसका मेन फीचर यही है कि ये जो चेन ऑफ ब्लॉक्स है, जो चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शंस की, उसको डेवलप किया जा सकता है विदाउट एनीवन परमिशन। सो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जब ये ब्लॉकचेन, ये जो ब्लॉक बनती आ रही है, इस चेन में किसी एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल नहीं है। और अगर इन टू पार्टीज़ में से वन पार्टी वांट कि हमारा इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन की फॉर्म में आए, तो वो आएगा, इनको सेकंड पार्टी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्टीज़ के पास ये चला जाता है, ये पार्टी को भी फर्स्ट पार्टी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम नेक्स्ट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या ना करें, और किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को जो है आगे बढ़ाएं। तो इसका मेन जो फीचर है वो यही है कि किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती और हर कोई कंट्रोल कर सकता है, और जो एक बारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन डालते हैं वो रहती है। सो आवर आंसर वुड बी 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, दैट मीन्स सो बी एंड सी आर एलिमिनेटेड। अब 1 है, हाँ था, थर्ड जो है ये भी करेक्ट था, तो हमारा आंसर हो जाता है डी, 1 and 3 ओनली। यस, इट्स 1 and 3 ओनली। अब हम देख लेते हैं, दे आर सेइंग कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक डिसेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट है। सेंट्रलाइज क्या होता है, एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन जो है वो कनेक्टेड है, वो सिर्फ वहीं पर स्टोर होगी, वहीं पर कंट्रोल होगी। डिसेंट्रलाइज में क्या है कि वो एक जगह पर जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो डिफरेंट जो है पोर्टल पर अवेलेबल है, वहाँ से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ पर उसको स्टोर किया जा सकता है। अब किसी भी तरीके का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड, व्हीकल ओनरशिप, किसी भी तरीके की, सो क्रिप्टो करेंसी तो नहीं है। एंड नेक्स्ट जो है बिना किसी के परमिशन के इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट परमिशन में भी हम ये देखेंगे कि क्या हमें किसी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है पूछने के लिए, नहीं। ये जो है ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसका कोई भी यूज़ कर सकता है, प्रोवाइडेड जो पार्टीज़ हैं उसमें वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहती हो, उसमें भी वन पार्टी यूज़ करना चाहती हो तो भी वो जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है 1 and 3। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज सेइंग इफ यू विड्रॉ 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be। अब हमें पता है कि अगर हमें मनी सप्लाई को शो करना है तो मनी सप्लाई को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी इसको बोलते हैं M3। अब हमें ये देखना है ब्रॉड मनी में हम कवर क्या क्या करते हैं। सो जो ब्रॉड मनी है उसमें हम कवर करते हैं, लेट मी शो यू, या ब्रॉड मनी जो है इसमें हम कवर करते हैं कॉइन एंड करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट हम लिख लेते हैं करेंसी, सेकंड हम लिख लेते हैं डिमांड डिपॉजिट, थर्ड हम लिख लेते हैं टाइम डिपॉजिट। अब हमारा क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन हमें बोल रहा है
आपने क्या किया है, आपने 1 लाख की अमाउंट विड्रॉ की है कैश की फॉर्म में अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि तो मनी सप्लाई जो है टोटल, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अब देखिए, आपके 1 लाख रुपीज़ यहाँ डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के यहाँ डिपॉजिट थे, 1 लाख रुपीज़ यहाँ थे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ये 1 लाख जो है यहाँ से विड्रॉ कर लिए, मीन्स बैंक में से निकाल लिए। तो बैंक में जब आप जाओगे अपना अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कैश मिलेगा ना, करेंसी की फॉर्म में वो मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिमांड डिपॉजिट से अपने 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। तो ये 1 लाख अब कहाँ ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे करेंसी वाले पोर्शन में, तो यहाँ आ जाएंगे 1 लाख रुपीज़। अब मुझे बताइए, मान लीजिए डिमांड डिपॉजिट में अर्लियर जो है 20 लाख रुपीज़ थे, करेंसी में अर्लियर 19 लाख रुपीज़ थे, ठीक है। अब और मान लीजिए ये टोटल जो था इट वॉज 49 लाख, मीन्स टोटल मनी सप्लाई हमारे पास पहले 49 लाख रुपीज़ थी। अब जो एक पर्सन था उसने क्या किया, उसने अपने 1 लाख रुपीज़ बैंक के डिमांड डिपॉजिट में से विड्रॉ कर लिया और उन्होंने कैश की फॉर्म में उनके पास आ गया। तो इसका मतलब डिमांड डिपॉजिट में से 1 लाख लेस हो जाएंगे, डिमांड डिपॉजिट कितने बच जाएंगे, डिमांड डिपॉजिट अभी बच जाएंगे 19, डिमांड डिपॉजिट बच जाएंगे 19 लाख, और ये 1 लाख जो उन्होंने विड्रॉ किए हैं ये कैश की फॉर्म में उनके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये करेंसी 19 लाख थी इसमें ऐड हो जाएंगे 1 लाख। अब मुझे बताइए, टोटल पे जो टोटल मनी सप्लाई है उस पर इफेक्ट डला क्या, उसमें कोई डिफरेंस आया नहीं, वो एज इट इज रहा। सो हमारे क्वेश्चन ने पूछा है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, आपने उसको किस में ट्रांसफर कर लिया, कैश की फॉर्म में। जब आपने उसको कैश की फॉर्म में किया तो एग्रीगेट मनी सप्लाई मीन्स इस पर क्या इफेक्ट हुआ, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। सो लीव इट अनचेंज, उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। सो हमारा आंसर आ जाता है डी, दैट विल लीव इट अनचेंज। यस, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, इफ द आरबीआई डिसाइड टू adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? सबसे पहले हमें ये जानना होगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लेकर आता है। अभी तो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, बट उसमें भी जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर। उनका मेन फोकस है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है तो इसका इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन, और जैसे इन्फ्लेशन हो जाता है उसका इफेक्ट आता है इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आरबीआई के लिए। अब आरबीआई करता क्या है, दो तरह की पॉलिसीज़ निकालता है। फर्स्ट होती है एक्सपेंशनिस्ट, सेकंड होती है कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, एज द नेम सजेस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से, अच्छा यहाँ कर लेते हैं हम इसको, मॉनेटरी पॉलिसी से बेसिकली होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी से बेसिकली मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट मीन्स इससे मनी सप्लाई क्या होगी, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब मुझे बताइए मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कब होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज तब होगी जब इंटरेस्ट रेट लो होंगे। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है, दैट मीन्स अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आना चाहता है तो उसका फोकस रहेगा कि मनी सप्लाई को उसको इंक्रीज कर देना है। जब उसको मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देना है वो होगा कैसे,
जब वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। बस आपने इतना समझ लिया, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, इतना समझ कर रख लीजिए। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर यूज। इट इज सेइंग, वो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी लाना चाहते हैं तो इनमें से वो क्या क्या नहीं करेंगे। डायरेक्टिव वर्ड पर ध्यान देना है। एक्सपेंशनिस्ट लानी है तो इसमें से क्या क्या नहीं करेंगे। ठीक है, अब कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कट मीन्स इंटरेस्ट रेट को कम किया है। अब एसएलआर क्या होता है? एसएलआर जो है कमर्शियल बैंकों को अपने, उनके पास जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंकों को अपने खुद के पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। तो वो लिक्विड फॉर्म इधर इट कैन बी कैश, और यूजुअली वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में उसको रखते हैं। अब जितना ज़्यादा ये परसेंटेज होगा, इसका मतलब है जो बैंक्स हैं उनको उतना ज़्यादा अपने पास रखना पड़ेगा। जब अपने पास, अभी देखिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, बट मैं आपको बोल देती हूँ कि इसमें से 60 रुपीज़ आपके पास ही रहने चाहिए, आप सिर्फ 40 ही स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, आप जो यूज़ कर सकते हो वो सिर्फ 40 ही हैं, 60 आपको अपने पास ही रखने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि नहीं, आप जो है सिर्फ आपने पास 20 रुपीज़ ही रखिए, 80 रुपीज़ जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। सो उसी तरीके से 80 रुपीज़ यूज़ कर सकते हो, तो आपकी मनी सप्लाई जो है 80 से बढ़ गई। ठीक है, इतना समझ आया। अब बैंकों के केस में क्या होता है, आरबीआई जो है वो बैंक्स को बोलता है एसएलआर की फॉर्म में आपको इतना परसेंटेज जो है अपने पास रखना है। लेट्स से इट इज़ 23%, तो अपने डिपॉजिट्स का 23% जो है आपको अपने पास रखना है। जितना बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा उतना ही वो अमाउंट जो है वो यूज़ का नहीं होगा। जितना वो यूज़ कर सकेंगे उतना ही वो लैंडिंग करेंगे, उतने पर ही वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब आरबीआई ये बोल रहे हैं कट एंड ऑप्टिमाइज। जब आरबीआई बोल रहे हैं कट एंड ऑप्टिमाइज, तो इसका मतलब इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई बोल रहा है अपने पास कम रखो, ज़्यादा तुम यूज़ कर लो। आरबीआई ये बोल रहा है, तो इसका मतलब इससे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, इससे मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन्होंने हमसे पूछा है कि जिससे इंक्रीज ना हो, सो ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। नेक्स्ट, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होती है, जिसमें जो आरबीआई है वो बैंक्स को एक फैसिलिटी देता है कि आप ओवरनाइट मेरे से लोन ले सकते हो अगर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो गड़बड़ा गई हो। बस आप ये समझ लीजिए, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी है जो कि आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इसका मतलब उसकी वजह से वो लोन क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। लोन कॉस्टली होगा तो हम जो कमर्शियल बैंक है वो एक तरीके से एक बार वो सोचेंगे, झिझकेंगे कि हाँ हमें ये ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। अभी यहाँ देखिए, रिड्यूस करेंगे इंटरेस्ट रेट तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम होगी। ठीक है, इन्होंने हमसे क्या बोला है, हमने तो इंक्रीज किया तो इससे मनी सप्लाई कम होगी तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट को कम किया है। जब कम किया है रेट को, कम रेट से क्या हो रहा था, मनी सप्लाई बढ़ रही थी। बट इन्होंने हमसे पूछा है जिससे मनी सप्लाई ना बढ़े, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या बचता है, ओनली बी, 2 ओनली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ अच्छे से। सो आर राइट ऑप्शन इज 2 ओनली। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम 2022 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। 90 डेज 300 आवर्स में जो है ये
क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ आपको करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको ये सब कुछ जो है फीचर्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जल्दी से इनरोल कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज सेइंग इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दे आर सेइंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट। सबसे ईजीएस्ट वे है, जितना अच्छे से आप अपने लाइक पेपर को गंदा कर सकते हो विद दिस पेन विद दिस सर्कल कर लीजिए, क्योंकि उससे माइंड जो है की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है, और अगर की पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज सेइंग इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक दे डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स उसमें कुछ पर्सन्स जो हैं वो खुद से आते हैं, अपना फंड लगाते हैं और उसको फिर वो लैंड करते हैं, जब कलेक्ट करते हैं अपना फंड उसको लैंड करते हैं। सो उनके पास इतना फंड नहीं हो सकता कि वो कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में उनसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवा दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कमर्शियल बैंक ही, आप ये देख लीजिए, कमर्शियल बैंक ही सबसे ज़्यादा जो है लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड फंड टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब इन्होंने क्या बोला है? वन ऑफ द मोस्ट, ये नहीं बोलना ओनली दिस। अगर ओनली दिस बोलते तो हम एक टाइम को सोचते कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, बट इन्होंने बोला कि क्या कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ करवाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, वन हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, ये हमने कैसे किया? ये हमने लॉजिक के साथ किया। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स, उनका नंबर ज़्यादा है, उनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, उनके पास फंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा के उसमें लोन भी ज़्यादा वही प्रोवाइड करवाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स के पास इतना पैसा नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाता है बी, टू ओनली। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट मी टेल यू, सीसेट के लिए कोर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं, 2 मंथ्स के जो है स्पेन में, ये ड्यूरेशन में ये आता है। सो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। सो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, बट इसका आप ये बोल सकते हैं ओरिजिन हुआ है ये लाइक एंशंट और मिडीवल हिस्ट्री से। ठीक है, तो जो हुंडी होता था उस टाइम पर, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। ठीक है, सो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टीज होती हैं जिनके बीच में एक्सचेंज होता है ऑफ अ बिल। अब मान लीजिए ए और बी पार्टीज हैं, उन्होंने ट्रांजैक्शन करी है, ए के पास क्या है? कैश नहीं था, तो ए ने क्या कहा है? मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूँ इन रिटर्न ऑफ कैश। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा बी को, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट मुझे आपसे सामान तो चाहिए, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लेते हैं कि आने वाली 20 तारीख को मैं आपको इतना अमाउंट जो है पे कर दूंगा। ठीक है, बी को क्या फ़ायदा होगा? बी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक में जाकर, बैंक को ये एक्सचेंज बिल देकर बैंक से जो है पैसे ले सकता है। तो बी को जो है ये बेनिफिट हो जाता है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बैंक आने वाली 20 तारीख को ए के पास जाएगा और ए को बोलेगा कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो अमाउंट लिखी है वो मुझे पे कर दीजिए। तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको अर्लियर टाइम में ड्यूरिंग हर्षवर्धन, पोस्ट हर्षवर्धन, इसको बोलते थे बिल ऑफ एक्सचेंज। सो राइट आंसर इज सी, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।